हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इसका आगे वाला पार्ट जो हमने पहले पढ़ लिया था। इस चैप्टर को एसएसटी का जो एसएसटी ज्योग्राफी पार्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं जो पिछला जो पार्ट है उसके थोड़े से जो पॉइंट्स थे हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। जैसे डेफिनेशन हमने पढ़ी थी रिसोर्सेज की, उसके बाद में रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट, इंस्टीट्यूशंस एंड टेक्नोलॉजी, इन तीनों के बीच में हमने रिलेशनशिप पढ़ा था। फिर यहाँ पे हमने पढ़ा था रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन के बारे में कि किस तरह से वो मतलब कितनी तरह से वो वर्गीकृत किया गया रिसोर्सेज को, कितने प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं अवेलेबल हैं, है ना। तो आज हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो विकास है संसाधनों का उसके बारे में बात कर रहे हैं। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। कि जो रिसोर्सेज है ना वो बहुत ज़रूरी है किसके लिए, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, उसी तरह से जिस तरह से मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिस तरह से जीवन की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करना होता है, उसी तरह से रिसोर्सेज भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। इट वॉज बिलीव्ड, और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है लोगों के द्वारा, दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, कि जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, वो क्या है, उपहार हैं इस प्रकृति का, और वो भी फ्री में। और फिर हम क्या कर रहे हैं, अब लोग क्या समझते हैं कि फ्री है तो फिर हम उसका यूज़ भी कैसा कर रहे हैं, एज यू कैन से मिस यूज़ कर रहे हैं, या फिर उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका यूज किया जा रहा है। एज अ रिजल्ट, और इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है, ह्यूमन बीइंग यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली, मतलब अंधाधुंध उसका यूज किया जा रहा है। एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स, और इसके कारण कुछ बड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं वो हो गई हैं, है ना, हो गई हैं, हो भी रही हैं। डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल्स। डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, धीरे धीरे कमी आती जा रही है। क्यों? क्योंकि कुछ जो इंडिविजुअल्स है, कुछ व्यक्ति विशेष क्या कर रहे हैं, अपने लालच को संतुष्ट करने के लिए उनका अधिक मात्रा में यूज कर रहे हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, कुछ लोगों के मतलब हाथों में है वो, या अधिकार में है। विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट, जिसके कारण समाज दो ग्रुप में बट गया है। एक तो हैव्स एंड हैव नॉट्स, मतलब एक के पास तो संसाधन है पर्याप्त मात्रा में, लेकिन एक जो वर्ग है सोसाइटी का, समाज का, उसके पास में कुछ भी नहीं है। या फिर हम कह सकते हैं एक जो सोसाइटी का वर्ग हो गया वो रिच हो गया, और एक दूसरा जो वर्ग हो गया वो क्या हो गया, गरीब हो गया। आगे देखते हैं इसको। तीसरा जो प्रॉब्लम है जो कि होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि किस तरह से अंधाधुंध जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है संसाधनों का, हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। इसके कारण क्या होती जा रही है, जो ग्लोबल, जो वैश्विक स्तर पे पारिस्थितिकी जो क्राइसिस है वो बढ़ती जा रही है। सच एज ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई, है ना। ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो गया, ओजोन लेयर में क्या आती जा रही है, कमी होती जा रही है, उसमें छेद होता जा रहा है ना। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, मतलब जो पर्यावरणीय प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है। एंड लैंड डिग्रेडेशन, और जो ज़मीनी का जो एक क्वालिटी होती है ना, मिट्टी की जो क्वालिटी होती है उसका क्या होता जा रहा है, डिग्रेडेशन होता जा रहा है, उसकी क्वालिटी नष्ट होती जा रही है। एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ become essential for a sustained quality of life and global peace. एंड इक्विटेबल का मतलब होता है यहाँ पे समान रूप से जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, संसाधनों का, हैज़ बिकम, वो बन गया है, इसेंशियल, बहुत ज़रूरी, फॉर ए सस्टेन्ड क्वालिटी, किसके लिए, एक ऐसी क्वालिटी जो कि कंटिन्यू बनी रहे, ऑफ लाइफ, जीवन की, एंड ग्लोबल पीस, और इस वैश्विक शांति की। If the present trend of resource depletion by a few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger. यदि इसी तरह से ये वर्तमान जो ट्रेंड है वो चलता जाएगा, ऑफ रिसोर्सेज डिप्लेशन, संसाधनों की कमी होती जाएगी, बाय ए फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज, कुछ जो व्यक्ति विशेष हैं उनके द्वारा, और कुछ देशों के द्वारा, अगर इसी तरह से वो कंटिन्यू रहा तो द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट इज़ डेंजर, जो हमारा फ्यूचर है, जो भविष्य है इस ग्रह का, वो किस में है, खतरे में है।
मतलब सारे जो संसाधन है वो ख़त्म हो जाएंगे और फिर उसके बाद में कुछ नहीं बचेगा। देयरफॉर इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल। इसीलिए किसकी आवश्यकता है? रिसोर्स संसाधनों की एक योजनाबद्ध तरीके से उनको यूज करना, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, कि अस्तित्व बना रहे, है ना, अस्तित्व कंटिन्यू रहे, सस्टेनेबल मतलब कंटिन्यू रहे, ऑफ ऑल फॉर्म्स, जितने भी जीवन के फॉर्म्स है, प्रकार हैं, उनके लिए, है ना, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, जीव जंतु जितने भी है सारे, है ना, जो नो लिविंग थिंग्स है, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि रिसोर्स प्लानिंग, है ना, होनी चाहिए। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज ए कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस मतलब एक कंटिन्यूस जो अस्तित्व है, कंटिन्यूस जो अस्तित्व है, इज अ कंपोनेंट, वो क्या हो गया, एक तरह से कंपोनेंट हो गया, किसके लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, है ना, एक विकास के लिए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यहाँ पे बताया गया है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। बिना डैमेज किए हुए एनवायरनमेंट को हमें डेवलपमेंट करना चाहिए। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। और जो डेवलपमेंट है इन द प्रेजेंट मतलब वर्तमान में, शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज, किसी भी तरह का उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। किसके साथ में? कि जो आवश्यकताएं हमारी आने वाली पीढ़ियों की, फ्यूचर जनरेशन की, उसमें किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक समिट हुआ था 1992 में, है ना, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हुआ था ब्राज़ील में। तो यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा बताया गया है कि इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। पहली बार ये अर्थ समिट हुआ था इंटरनेशनल लेवल पे। द समिट वाज कन्वेंड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल, है ना। तो ये जो समिट था वाज कन्वेंड मतलब रखा गया था फॉर एड्रेसिंग उन प्रॉब्लम को यहाँ पे रखा गया था, अर्जेंट प्रॉब्लम्स, मेजर जो प्रॉब्लम्स थी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, है ना। बहुत सारे लीडर्स आए थे अलग अलग कंट्री से। द असेंबल लीडर्स साइन द डिक्लेरेशन, और उन्होंने साइन किया था ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज वाला जो डिक्लेरेशन हुआ था वहाँ पे, एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे। द रियो कन्वेंशन endorsed the global forest principle and adopted agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century। तो रियो कन्वेंशन में क्या हुआ था? एंडोर्स किया था द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को, है ना, एंड अडोप्टेड एजेंडा 21, ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो बना रहे, है ना, उसके लिए एजेंडा करा था। एजेंडा क्या था? इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स 1992 एट द यूनाइटेड नेशंस Conference on Environment and Development, which took place at the Rio de Janeiro, Brazil. It aims at achieving global sustainable development, है ना, कि ग्लोबली क्या बना रहे, वो डेवलपमेंट विकास बना रहे और बिना किसी एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाए, है ना। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। One major objective of Agenda 21st is that every local government should draw its own local agenda, कि हर एक जो लोकल गवर्नमेंट है उसको भी क्या करना चाहिए? अपना खुद का एजेंडा ड्रॉ करना चाहिए। अब देखते हैं कि आगे रिसोर्स से संबंधित क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है। रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स की प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर रिसोर्स की प्लानिंग के अकॉर्डिंग उसको यूज़ नहीं किया जाएगा तो वो एक दिन बिल्कुल ही वो ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल ही। तो देखते हैं इसमें क्या कहते हैं। प्लानिंग इज़ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। प्लानिंग इज़ वाइडली एक्सेप्टेड मतलब इसको विस्तृत रूप से स्वीकार किया गया है, एक स्ट्रेटजी है ये, योजनाबद्ध तरीके से अगर हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे तो ये रिसोर्सेज हमारे लिए आगे भी काम आएंगे। इट हैज़ इम्पोर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया, इसकी जो इम्पोर्टेंस है जैसे कि हमारे देश में, भारत देश में, विच हैज़ इनॉर्मियस डाइवर्सिटी,
जिसमें बहुत मतलब विस्तृत रूप में बहुत ही जो रिसोर्सेज हैं वो पाए जाते हैं, डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेज पाए जाते हैं। देर आर रीजन विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि कुछ निश्चित प्रकार के रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा रिच हैं या कह लो बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे पाए जाते हैं, बट आर डिफिशिएंट, लेकिन वो डिफिशिएंट है, एबल नहीं है वो, है ना, वो क्या नहीं कर पाते, उनको यूज़ में नहीं ला पाते हैं पूरी तरह से, बट आर डिफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज, लेकिन कुछ अन्य रिसोर्सेज हैं उनमें वहाँ पे कमी है ना। डिफिशिएंट मतलब यहाँ पे कमी है, कुछ तो बहुत ज़्यादा मात्रा में है और कुछ जो रिसोर्सेज है वहाँ पे कम मात्रा में है। देर आर सम रीजन्स, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको कंसिडर किया जा सकता है सेल्फ सफिशिएंट, मतलब खुद वो आत्मनिर्भर हैं वो इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, किसके टर्म्स में कि वहाँ पे जो संसाधन है वहाँ पे उपलब्ध हैं और वो सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब आत्म उनको पूरी तरह से मतलब मिलता है वहाँ पे, खुद वो अपने आप पे निर्भर है वो। एंड देर आर सम रीजन्स, और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं विच हैव एक्यूट शॉर्टेज, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बिल्कुल ही क्या है, कमी है ऑफ द वाइटल रिसोर्सेज, किसकी, इंपॉर्टेंट जो संसाधन है उनकी बिल्कुल ही कमी है। फॉर एग्जांपल जैसे कि द स्टेट ऑफ झारखंड, जो झारखंड स्टेट है, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स, खनिज पदार्थों में वो क्या है, बहुत ज़्यादा रिच है, एंड कोयल डिपॉजिट्स, और कोयले में भी बहुत ज़्यादा रिच है, कोयला भी बहुत मात्रा में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबंडेंस ऑफ वाटर, अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है, रिसोर्सेज, बट लेक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल मतलब औद्योगिक जो इकाइयाँ हैं या फिर जो भी है शहरी क्षेत्र वगैरह जो भी है उनमें कमी पाई जाती है ना। वाटर तो है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल एंडोड विद सोलर एंड विंड एनर्जी, लेकिन और यहाँ पे राजस्थान के बारे में बात की गई है, राजस्थान है ना पूरी तरह से क्या है, वेल एंडोड विद सोलर एंड विंड एनर्जी, वहाँ पे मतलब अच्छी तरह से सोलर एनर्जी भी बन सकती है, विंड एनर्जी भी बन सकती है, बट लेक्स इन वाटर रिसोर्सेज, लेकिन पानी के रिसोर्सेज वहाँ पे कमी है, ना तो नदियाँ, बहुत कम नदियाँ हैं वहाँ पे, है ना, क्योंकि चारों तरफ रेगिस्तान है। तो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी तो है वहाँ पे, वो एंड आउट कर सकते हैं, बट वाटर रिसोर्सेज दे कैन नॉट बी एंड आउट। द कोल्ड डेजर्ट, और जो कोल्ड डेजर्ट है मतलब ऑफ लद्दाख का, इज़ रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, वो बिल्कुल ही अलग है किससे, इस देश से। इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो इसका रिच कल्चरल हेरिटेज है वहाँ पे, है ना, सांस्कृतिक जो है बड़ी अच्छी है वहाँ की संस्कृति, बट इट इज़ डिफिशिएंट इन वाटर, लेकिन पानी की वहाँ पे कमी है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे, एंड सम वाइटल मिनरल्स, और कुछ जो इम्पोर्टेंट खनिज पदार्थ होते हैं वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड, इसको क्या मतलब कह सकते हैं, फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग क्या होनी चाहिए, बैलेंस मतलब संतुलित संसाधनों की योजना होनी चाहिए। कौन से लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, है ना, हर तरह से बैलेंस्ड होना ज़रूरी है। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, रिसोर्स प्लानिंग इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स identification and inventory of resources across the region of the country. This involves surveying, mapping, and qualitative and quantitative estimation and measurements of the resources. Resources planning क्या है? Resources planning जैसे कि बताया था कि रिसोर्स को किस तरह से यूज करना, सही मात्रा में यूज करना, है ना, और सीमित मात्रा में यूज करना। तो रिसोर्स प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जो रिसोर्स प्लानिंग होती है वो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, जटिल प्रक्रिया है, विच इन्वॉल्व, जिसके अंदर क्या क्या शामिल है, आइडेंटिफिकेशन, है ना, एक तो आइडेंटिफिकेशन शामिल है, एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, है ना, जानकारी होना रिसोर्सेज की, वो शामिल है, अक्रॉस द रीजन, उस क्षेत्र में, ऑफ द कंट्री, देश के। दिस इन्वॉल्व सर्विंग, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है, सर्वे करना हो सकता है, मैपिंग करना हो सकता है, एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, मतलब उसकी क्वालिटी कैसी है और उसकी मात्रा,
है ना, एस्टिमेशन लगाया जा सकता है, एंड द मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, ये शामिल हो सकता है किसमें, रिसोर्स प्लानिंग के अंदर। फर्स्ट जो पॉइंट है उसका है तो जटिल, लेकिन उसमें इस तरह से उसको फॉलो कर सकते हैं। इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। इवॉल्विंग अ प्लानिंग, और इस प्लानिंग के अंतर्गत और क्या क्या शामिल हो सकता है कि स्ट्रक्चर एंडोड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना, और टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक का उपयोग करके ही हम क्या कर सकते हैं, उन रिसोर्सेज को निकाल सकते हैं। स्किल होनी चाहिए एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप होना चाहिए पूरा फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स, की किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रिसोर्सेज को, डेवलपमेंट प्लान्स को, है ना। तीसरा जो है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, मैच करना कि जो रिसोर्स का जो डेवलपमेंट प्लान है वो किसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो हमारा पूरा जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान है देश का उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये 3 पॉइंट है इसके अंदर, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया हैज़ मेड concerted efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence। मीन्स कि जो इंडिया है उसने बहुत मतलब ठोस कदम या ठोस प्रयास किए हैं फॉर अचीविंग, किसको अचीव करने के लिए, उन लक्ष्यों को अचीव करने के लिए ऑफ रिसोर्स प्लानिंग के राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5-year प्लान, जो पहला पंचवर्षीय योजना जो चलाई गई थी आफ्टर द इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद में, उसके बाद में उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपने गोल्स को अचीव करना स्टार्ट कर दिया। इंडिया के बारे में है ये, है ना। तो जो सबसे पहली जो पंचवर्षीय योजना आई थी वो 1951 में आई थी आफ्टर द इंडिपेंडेंस। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, कि जो उपलब्धता है किसी रिसोर्स की वो बहुत ज़रूरी होती है, नेसेसरी कंडीशन होती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, किसी भी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स की उपलब्धता बहुत ज़रूरी हो जाती है ना। बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट। लेकिन मेयर अवेलेबिलिटी मतलब बहुत कम अवेलेबिलिटी होना, उपलब्धता होना रिसोर्सेज की इन द एब्सेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस, जिस तरह से क्या हो रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस होते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक में, एंड इंस्टीट्यूशंस में हिंडर, वो क्या बन सकते हैं, हमारी बाधा बन सकते हैं, किसमें, विकास में। किसमें बाधा बन सकते हैं, वो विकास में बाधा बन सकते हैं। नेक्स्ट है देयर आर मैनी रीजन्स, कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं इन आवर कंट्री, हमारे देश में, दैट आर रिच इन रिसोर्सेज, जो कि बहुत ज़्यादा रिच हैं किसमें, संसाधनों में। बट दीज आर इंक्लूड्स इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन, लेकिन ये जो आर्थिक रूप से ये क्या है, कैसे क्षेत्र हैं, ये बैकवर्ड पिछड़े हुए क्षेत्र कहलाते हैं ये। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और इसके विपरीत, देयर आर सम रीजन्स, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं विच हैव पुअर रिसोर्सेज, जिनके पास में इतने संसाधन नहीं है, बेस मतलब उनका आधार क्या है, बहुत कम है संसाधनों का। बट दे आर, लेकिन वो इकोनॉमिकली क्या है, वो डेवलप्ड है, पूरी तरह से आर्थिक रूप से वो विकसित है। द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स दैट rich resources in colonies were the main attraction for the foreign invaders। जैसे कि इतिहास रहा था कॉलोनाइजेशन का, मतलब औपनिवेशीकरण का, रिवील्स ये बताता है दैट रिच रिसोर्सेज, कि बहुत ज़्यादा जो संसाधन है इन कॉलोनीज, कहाँ पे, औपनिवेशिक जो क्षेत्र थे, वर द मेन अट्रैक्शन, वो अट्रैक्शन हुआ करता था, मुख्य आकर्षण हुआ करता था फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स, जो बाहर से जो आक्रमण करने वाले आते थे वो किसके कारण आते थे, उन क्षेत्रों की तरफ आते थे जहाँ पे रिच रिसोर्सेज पाए जाते थे, है ना। इट वॉज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies। इट वॉज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये क्या था, प्राथमिक रूप से उच्च स्तर का तकनीकी विकास था ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्रीज, किसका, उन उपनिवेशिक जो राष्ट्र थे उनका, दैट हेल्प जिन्होंने मदद की थी उनकी,
टू एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज, किसको एक्सप्लॉइट करने के लिए मदद की थी? रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने की, ऑफ अदर रीजन, किसके अन्य जो क्षेत्र थे उनके, एंड स्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी, और उन्होंने क्या स्टैब्लिश कर ली? अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश कर ली। वो क्या बन गए? बड़े बन गए ओवर द कॉलोनीज, अन्य जो कॉलोनीज थी उनसे बड़े हो गए थे वो, है ना, औपनिवेशिक जो राष्ट्र थे। देयरफॉर, इसलिए रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर अकम्पनीड बाय अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। इसीलिए जो रिसोर्सेज है कैन बी कंट्रीब्यूट, वो योगदान दे सकते हैं टू डेवलपमेंट, किसमें? विकास में, ओनली व्हेन, तभी दे सकते हैं, व्हेन दे आर अकम्पनीड बाय अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो कि कैसे दे सकते हैं वो विकास में अपना कंट्रीब्यूशन? जब वो साथ में हो, किसके साथ में हो? अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, मतलब सही रूप से जो तकनीकी जो सिस्टम है उसके साथ में वो हमारे जो डेवलपमेंट है उसको, उसमें योगदान दे सकते हैं। किसके चेंजेस में? डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, है ना, साथ में हो तो वो फिर एक तरह से वो कंट्रीब्यूशन देंगे। इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन, और जो इंडिया है हैज़ एक्सपीरियंस, इसने अनुभव किया है, ऑल दिस, इन सब को, इन डिफरेंट फेजेस, अलग अलग फेजेस में इनको एक्सपीरियंस किया है कॉलोनाइजेशन के, औपनिवेशीकरण के। देयरफॉर, इसीलिए इन इंडिया, भारत में, डेवलपमेंट इज इन जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बट आल्सो द टेक्नोलॉजी, क्वालिटी of human resources and the historical experiences of the people। इसीलिए कह रहे हैं कि जो इंडिया है उसमें डेवलपमेंट अगर देखा जाए, विकास को देखा जाए इन जनरल, सामान्यतः, एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, और जो संसाधन का विकास है इन पर्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व, उसमें केवल यही शामिल नहीं होता है, क्या नहीं शामिल होता है? क्या शामिल नहीं होता है? द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो उपलब्धता है रिसोर्सेज की, संसाधनों की, बट आल्सो ये भी शामिल होता है कि जो टेक्नोलॉजी है और क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल है, इसमें ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। फिर है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, संरक्षण, संसाधनों का संरक्षण। रिसोर्सेज आर वाइटल, जैसे कि पता है कि जो संसाधन है वो बहुत ज़रूरी है फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी, किसी भी विकास के लिए, है ना, बट इरेशनल कंजप्शन, मतलब अविवेकी ढंग से अगर हम क्या करते हैं, उसका कंजप्शन करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, ओवर यूटिलाइजेशन, और बहुत अधिक मात्रा में उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, उपयोग करते हैं ऑफ रिसोर्सेज, में लेड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। उसके कारण क्या हो सकती हैं? सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। टू ओवरकम, और उससे निकलने के लिए दिस प्रॉब्लम, इन समस्याओं से, रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज़ इम्पोर्टेंट। तो जो संसाधन उनका क्या होना ज़रूरी है? संरक्षण भी होना ज़रूरी है अलग अलग लेवल पे। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स, और यही क्या होनी चाहिए, या ये भी क्या थी? पहले जो लीडर्स थे उनकी मेन कंसर्न थी, मतलब मुद्दा था, मुख्य मुद्दा था, एंड थिंकर्स, और जो थिंकर्स थे उनका भी, इन द पास्ट में। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी वॉज वेरी एप्ट, जैसे कि गांधी जी के बारे में बताया गया है यहाँ पे कि गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन voicing his concern about resource conservation in these words, there is enough for everybody's need and not for anybody's greed। कि गांधी जी ने बहुत उपयुक्त कहा है किसके बारे में? रिसोर्सेज कंजर्वेशन के बारे में, संसाधनों के संरक्षण के बारे में। ये कहा है कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडी, कि सबके लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, सबकी आवश्यकताओं के अनुसार है, एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड, लालच के अनुसार नहीं है, सबकी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में है। अगर लालच होगा तो लालच तो बहुत ज़्यादा हो सकता है ना। ही प्लेस द ग्रेडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स, उन्होंने रखा था जो लालची और जो स्वार्थी जो व्यक्ति विशेष हैं उनको, एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर है, एक्सप्लॉइट मतलब नष्ट कर देने वाला जो प्रकृति है किसका? आधुनिक तकनीक का, उसको जड़ कारण माना है किसको? रिसोर्स के डिप्लेशन का, रिसोर्स की कमी का, एट द ग्लोबल लेवल, वैश्विक स्तर तक। ही वॉज अगेंस्ट
मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। और वो विरुद्ध थे, किसके विरुद्ध थे? जो मास प्रोडक्शन, बहुत अधिक मात्रा में जो प्रोडक्शन हुआ करता था, उत्पादन हुआ करता था, उसके वो विरुद्ध थे। किसके द्वारा होता था? वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा, है ना। तो तकनीक का यूज करते हुए अधिक मात्रा में प्रोडक्शन वो किया करते थे, लेकिन वो उसके अगेंस्ट थे। एंड वांटेड टू रिप्लेस इट, और वो चाहते थे कि उसकी जगह कौन ले ले? प्रोडक्शन बाय द मासेस, मतलब जनता के द्वारा क्या किया जाए? उत्पादन किया जाए। तो ऐसा गांधी जी ने कहा था संसाधनों के संरक्षण के बारे में। आगे देखते हैं लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज भी किस में आता है? यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स में आता है। वी लिव ऑन लैंड, हम ज़मीन पे रहते हैं। वी परफॉर्म आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड, हम हर तरह से जो आर्थिक एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करते हैं लैंड पे। एंड वी यूज़ इट इन डिफरेंट वेज, और इसको अलग अलग तरीक़ों से इसका उपयोग करते हैं। दस लैंड इज़ ए नेचुरल रिसोर्स ऑफ एटमोस्ट इम्पोर्टेंस, इसीलिए जो लैंड है उसकी क्या होती है, मतलब क्या है? वो एक प्राकृतिक संसाधन है और इसकी बहुत ज़्यादा क्या है? इम्पोर्टेंस है। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, और ये किसको सपोर्ट करता है? हमारी जो प्राकृतिक वेजिटेशन है ना, उसको सपोर्ट करता है। वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है, ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उनको सपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है ना। हाउएवर फिर भी लैंड इज़ एन एसेट ऑफ ए फाइनाइट, लेकिन जो लैंड है वो क्या है? असेट है, एक संपत्ति तो है ना, लेकिन ये कैसी है? सीमित है। फाइनाइट मतलब यहाँ पे सीमित है, सीमित मैग्नीट्यूड है, मतलब ज़्यादा उपयोग में नहीं ला सकते हैं इस ज़मीन को। देयरफॉर इसीलिए इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये ज़रूरी है टू यूज़ द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पजेज़ विद केयरफुल प्लानिंग। इसलिए ज़रूरी है कि जितना भी लैंड अवेलेबल है, जितनी भी ज़मीन अवेलेबल है फॉर वेरियस पर्पजेज़, मतलब अलग अलग जो उद्देश्य उनके लिए, विद केयरफुल प्लानिंग, उसकी क्या होनी चाहिए? केयरफुल प्लानिंग के साथ में एक योजनाबद्ध तरीके से उसको यूज़ में लेना आना चाहिए। इंडिया हैज़ लैंड अंडर ए वैरायटी ऑफ फ्रीली फीचर्स। इंडिया हैज़ लैंड मतलब इंडिया में ऐसे बहुत सारी ज़मीन है, लैंड है मतलब अलग अलग प्रकार के, अंडर ए वैरायटी, वैरायटी का मतलब अलग अलग प्रकार की है, और फ्रीली फीचर्स, और इसके क्या है? बहुत ही राहत भरे विशेषताएं भी हैं। नेमली माउंटेन्स हो गया, प्लेट्यूज हो गया, प्लेन्स हो गया, एंड आइलैंड हो गया, है ना। माउंटेन पहाड़ हो गए, प्लेट्यूज पठार, प्लेन्स मैदान, और आइलैंड जो पानी से घिरा हुआ जो क्षेत्र है वो। अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन, जो 43% जो एरिया है वो किससे कवर है? कितना है? मतलब 43% जो लैंड है वो क्या है? प्लेन है, यानी कि मैदान है। विच प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, जो कि क्या प्रोवाइड करवाता है? हमको सुविधा प्रोवाइड करवाता है सिंचाई के लिए और उद्योगों के लिए। माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30%, और जो पहाड़ है वो लगभग 30% है उनका एरिया ऑफ द टोटल सरफेस, जितना भी जो धरातल है उसका, ऑफ द कंट्री। एंड इंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। मतलब ये जो माउंटेन्स है वो क्या करते हैं? मतलब उनसे क्या फैसिलिटी हमको मिल पाती है? एक तो वो रिवर को क्या करते हैं? फ्लो कराने में, मतलब तेज़ गति से फ्लो कराने में वो मदद करते हैं। रिवर क्या करती है? बहती हुई पहाड़ों से निकलती है। प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर टूरिज्म, पर्यटन को वो क्या देती है? सुविधाएं देती है ना। वहाँ पे पर्यटन घूमने के लिए लोग आते हैं। एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, और जो आर्थिक रूप, जो पारिस्थितिकी जो पहलू है उसको भी वो मजबूत करती है। अबाउट 27% ऑफ द एरिया, लगभग 27% जो एरिया है, क्षेत्र है ऑफ द कंट्री, देश का, इज द प्लेट्यू रीजन। वो कैसा क्षेत्र है? वो पठारी क्षेत्र है। इट पोजेसेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, और यहाँ पे क्या मिलते हैं? बहुत अधिक मात्रा में मिनरल्स मिलते हैं, खनिज पदार्थ, फॉसिल फ्यूल्स, ईंधन वगैरह मिलते हैं ना। एंड फॉरेस्ट, जंगल मिलते हैं। लैंड यूटिलाइजेशन, कि जो लैंड है उसका किस तरह से यूटिलाइज होता है। लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज। लैंड जो रिसोर्सेज है उनको निम्न जो उद्देश्य हैं उनके लिए यूज किया जाता है। फॉरेस्ट हो गया। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो अवेलेबल नहीं है किसके लिए? कल्टीवेशन के लिए। बैरन एंड वेस्ट लैंड है वो, है ना। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, उसमें क्या नहीं की जाती है? सिंचाई नहीं की जाती है। एग्जाम्पल बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, है ना। वहाँ पे क्या बनता है? बिल्डिंग्स बनती है, रोड्स बनती है, फैक्ट्रीज वगैरह, है ना। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स क्या है?
एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। फैलो लैंड को मतलब होता है यहाँ पे बंजर जो ज़मीन होती है उसको बोलते हैं फैलो लैंड। तो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड जैसे कि परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड बना दिया जाता है उसको। परमानेंट मतलब एक स्थायी चारागाह है ना, पास्चर मतलब चारागाह बना दिया जाता है ना। लैंड अंडर मिससेलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रो है ना, और उसमें मतलब अलग अलग प्रकार के पेड़ लगा दिए जाते हैं। ऐसी ज़मीनें होती हैं वहाँ पे अलग अलग पेड़ों की जो क्रॉप्स है वो वहाँ पे लगाया जाता है। नॉट इंक्लूडेड इन नेट शोन एरिया, उसको इंक्लूड नहीं किया गया। किसको इंक्लूड नहीं किया गया यहाँ पे? जिसमें नेट जो मतलब जो टोटल शोन एरिया जहाँ पे कम्प्लीटली क्या किया जाता है, बीज को बोया जाता है, उस एरिया को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। कल्चरेबल वेस्ट लैंड, जो कल्चरेबल वेस्ट लैंड है लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स है ना। कल्चरेबल वेस्टलैंड, जो वेस्टलैंड है मीन्स ऐसा बहुत सा एरिया जो खेती योग्य है लेकिन वो वेस्ट लैंड है। कैसा लैंड है वो? वेस्ट लैंड है। फैलो लैंड्स का मतलब यहाँ पे हो गया बंजर जो ज़मीन है वहाँ पे। करंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पे सिंचाई बिल्कुल भी नहीं होती है फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, ठीक है ना। इसमें अदर देन करंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1st to 5th एग्रीकल्चर ईयर्स है ना। अदर देन करंट फैलो है ना एरिया है फैलो लैंड्स का। नेट शोन एरिया कितना है? नेट शोन एरिया मतलब जहाँ पे जो बोया जाता है या जो भी है उगाया जाता है ना, एग्रीकल्चर किया जाता है। एरिया शोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट शोन एरिया इज नोन एज द ग्रॉस क्रॉप एरिया। कि जो एरिया है जिसमें बीज बोया जाता है मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार, इन एन एग्रीकल्चर ईयर, एक कृषि के वर्ष में है ना, सिंचाई के वर्ष में, प्लस नेट शोन एरिया, और उसमें किसको ऐड कर दिया जाता है? प्लस नेट शोन एरिया को ऐड कर दिया जाता है। इज नोन एज द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, उसको ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहा जाता है। अब अलग अलग तरह से यहाँ पे इंडिया में क्या है, जो लैंड है उसका जो यूज़ है अलग अलग पैटर्न है उनका। द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सोयल टाइप्स एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन एट्सेट्रा। द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड मतलब जो यूज़ है, ये उपयोग है ज़मीन का, उसको क्या कर दिया गया है? निर्धारित कर दिया गया है बोथ बाय फिजिकल फैक्टर मतलब फिजिकली जो कारक हैं वो भी आ रहे हैं इसमें, सच एज टोपोग्राफी के द्वारा है ना, क्लाइमेट के द्वारा भी वो क्या हो चुके हैं? फिक्स हो चुके हैं कि यहाँ पे कैसा क्लाइमेट है, तो यहाँ पे लैंड यूज़फुल है तो उसमें उसको हम वहाँ पे सिंचाई कर सकते हैं। अगर अनयूज़फुल है तो फिर वहाँ पे हम सिंचाई नहीं कर सकते हैं। सोयल टाइप्स, सोयल के अकॉर्डिंग भी वो क्या बटा हुआ है, सोयल कैसी है वहाँ की है ना। एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स, उसी तरह से ह्यूमन फैक्टर्स भी वहाँ पे इसको प्रभावित करते हैं यूज़ ऑफ लैंड को, सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर ज़्यादा वहाँ पे जनसंख्या है तो वहाँ पे हम क्या नहीं कर पाएंगे? सिंचाई वगैरह नहीं कर पाएंगे। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, तकनीकी रूप से जो क्षमता है वो अगर होगी तो भी क्या नहीं कर पाएंगे? वहाँ पे सिंचाई वगैरह नहीं कर पाएंगे। एंड कल्चर सांस्कृतिक रूप से भी, एंड ट्रेडिशन परंपरागत रूप से भी, एटसेट्रा।